सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं आ रहा हूं गोहाना में मेरे फेवरेट सांसद संजय भाटिया जी मेरे साथ बैठे हैं। नमस्कार जी। ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपका फैन हूँ। सही पूछो अरे तो ना सर। मैं जब चुनाव नहीं भी लड़ा था, जी जी आपको याद नहीं, आप घरोंडा में गए थे। जी घरोंडा आप जगह जगह घूमे थे। बाई चांस मैं रोहतक बीजेपी ऑफिस में बैठा था, आपका जी सर्वे आया हुआ था लोकसभा के चुनाव से पहले। जी। मैं देख रहा था कि आप कितना आम आदमी के बीच में जाते हो, आम आदमी के मन की बात सुनते हो। मैं उस दिन से आपका फ़ैन हूँ। मैं तभी यूट्यूब पे आपकी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ ऐसा। ये तो भाई मैं और भी खुश हो गया। इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट जीतने वाले हमारे संजय भाटिया जी। और जब यूँ कहते भाई जगदीप अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए इससे गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। अच्छा सर, अब बड़ौदा का इलेक्शन आ गया। आज आपकी मीटिंग भी थी यहाँ पे, पार्टी मीटिंग जिसने कहा है, क्या कुछ रहा सर आज? देखो, मीटिंग तो थी आज। हमने हमारा जो मोदी टू आप कह सकते हैं, जी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल का दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्व हुआ, जी उसमें हमें हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जी उनके निर्देश अनुसार हमने प्रांत के अंदर अलग अलग संपर्कों के माध्यम से उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी देनी, कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करना और कोरोना के लिए सतर्क रहने के अभियान का जन जागरूक अभियान वो हमने शुरू किया है। पहली कड़ी में हम उसके व्यक्तिगत संपर्क में हैं, फिर हमारा दूसरी कड़ी डिजिटल संपर्क और तीसरा है वर्चुअल संपर्क, जी जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, वीडियो रैली करेंगे या सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करेंगे। ये पहले चरण के अंदर जो व्यक्तिगत संपर्क है, इसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र है, दूसरा हमारे केंद्र सरकार में जो एक वर्ष में जो फैसले हमने लिए, जी जो बिल पास किए, और जो प्रदेश सरकार के अंदर ये दूसरा कार्यकाल है माननीय मनोहर लाल जी का, उसमें जो बुलंद फैसले किए हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत ही जैसे कोरोना से सतर्क रहने के लिए, कोरोना से कैसे हम फाइट कर सकते हैं, उसके लिए फेस कवर का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, सैनिटाइज़र को यूज़ करना, साबुन से हाथ धोना, इन सारी बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। ये वो जिम्मेवारी लगाई है हमने, प्रत्येक 5 बूथों पर एक कार्यकर्ता ड्यूटी, और ये पूरे हमारा देश भर में अभियान चल रहा है, पूरे हरियाणा में चल रहा है। इसलिए मैं आज गोहाना आया था, क्योंकि मैं सोनीपत जिले का प्रभारी हूँ, इसलिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आया था। तो आज भीड़ भी थी, 100-150 आदमी थे जी। ज़्यादा ही थे, ज़्यादा थे। हमने तो बैठक सीमित कार्यकर्ताओं की बुलाई थी, 55 कार्यकर्ताओं की बुलाई थी, जी जिनकी ड्यूटी लगाई। लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत समय ऐसा है कि बड़ौदा में बाई इलेक्शन आना है, वो आ जाएगा या 6 महीने में आएगा, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस भाव से भी कुछ लोग आए हुए थे। क्योंकि बहुत जगह से मैंने देखा था कि वे लोग टिकट के चक्कर में लाइन में खड़े हैं आज। हाँ, नहीं ऐसी कोई ज़्यादा चर्चा मेरे साथ जो अलग अलग मिले हैं, उन्होंने कोई टिकट की चर्चा नहीं जी। की, और बैठक में तो बिल्कुल भी टिकट की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन कुछ ना कुछ भाव जरूर था, वो जुड़ाव जरूर था, एक उत्साह, एक शौक, भाई इस बार हम बड़ौदा जीते, ये कार्यकर्ताओं के मन का भाव जरूर था। तो आज कोई टिकट का फैसला तो नहीं होगा? ना, टिकट का फैसला तो ना आज होना है ना कल होना है। ये फैसला होता है दिल्ली के अंदर, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, वहाँ पर सब तरह की बातें, सब तरह के सर्वे, नीचे का फीडबैक, वहाँ पर मंथन चिंतन हर तरह का होता है, उसमें वो निर्णय होते हैं। यहाँ तो इस तरह का कोई निर्णय नहीं होता। अगर मैं बड़ौदा पर ही बात करूँ सर, बड़ौदा पूरा एक गढ़ है राजनीति के नाम पे। अक्सर जींद भी एक गढ़ था राजनीति के नाम पे। जब मैं गढ़ की बात करूं तो वहां पे प्रोग्रेस नहीं होती, मात्र गढ़ तक सीमित रह जाओ। इसका कारण क्या है? नहीं, जींद के अंदर मैं समझता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी से पहले जितनी भी सरकारें रही, वो भेदभाव का शिकार रहा, पिछड़ेपन का शिकार रहा। माननीय मनोहर लाल जी के आने के बाद वहाँ पर विकास की गंगा बही, आपने खुद देखा है। हम तभी बाई इलेक्शन भी जीते, और बाई इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन भी हम जीते हैं, वो आपने देखा ही है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि बड़ौदा को लेकर, बड़ौदा भले ही अपने एक नेता के लिए बहुत पैट सीट रही हो, या उन्होंने बार बार यहाँ से चुनाव जीता हो, लेकिन आज जो बड़ौदा के लोगों से मिलके, बड़ौदा के कार्यकर्ताओं से मिलके आपने देखा कि छोटी छोटी बातों के लिए भी, पानी की कहीं कमी है, कहीं बिजली के खंभे की कमी है, तो ये छोटी सी दिखते रही,
बड़े विकास किसी ने करे होंगे या पिछली हमारी सरकार में काम हुए होंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता की सुनवाई मैं समझता हूँ या आम जो पब्लिक की सुनवाई है वो करने वाला कोई नेता नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है हमारे बीच से। माननीय श्री किशन हुड्डा जी जो अब दिवंगत हो गए, बहुत अच्छे इंसान थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके कारण उनके जाने का सीट रिक्त होगी। लेकिन यहाँ पर बड़ौदा में मैंने आने के बाद महसूस किया, ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग है, इसको मैं पॉलिटिकल टिप्पणी के रूप में नहीं ले रहा, कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ता नेताओं के संपर्क में बड़ी आसानी से नहीं था, क्योंकि यहाँ के हल्के क्योंकि मैं सोनीपत का प्रभारी हूँ और सांसद बन गया करनाल से, पानीपत तक भी लोग पहुँचते हैं अपनी बातों को, अपने कामों को लेकर। मैं बात करूँ, मैंने 5-6 गांव का सर्वे किया सर बड़ौदा में, 6 के 6 गांव में मेरा कंक्लूजन नहीं निकला। जहाँ पे रोड तो बिल्कुल बदतर हालत में है ही, जब लिंक रोड पे 10-10, 12-12 किलोमीटर मैंने गाड़ियाँ चलाई, बिल्कुल ख़त्म होगी। तो जो हुड्डा साहब के समर्थक थे वो भाजपा पे एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भाजपा के समर्थक वो हुड्डा साहब पे एलिगेशन लगा रहे हैं। रोड का ना बनना गलती किसकी है? देखो, मैं ना तो उनकी सरकार पे कोई आक्षेप करना चाहता हूँ जो पहले रहे, या मैं अपने उसके अंदर कोई बड़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि का इंटरेस्ट ना लेना, कोई भले ही मुख्यमंत्री रहा हो, भले ही कोई रहा हो, अगर वो भी अपने हलके के अंदर विकास के लिए ध्यान नहीं देगा तो ये छोटी मोटी जो पैच वर्क, एक जो 2 लाख से पूरी सड़क का पैच वर्क होकर रिपेयर हो सकती है, अगर उस ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा, साल 6 महीने बाद वो पूरी सड़क ही खड्डों में तब्दील हो जाएगी। सारी बात इंटरेस्ट की है, अगर जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट लेगा तो मैं समझता हूँ लोगों को इतनी दिक्कतें नहीं आती। क्योंकि मैं बहुत घुमा हूँ, रोड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे तक भी काफ़ी लोग आए, मेरे पास पहुँचे हैं जहाँ जो नहरी पानी जाता है, खाले जाते हैं, वो खाला टूटा हुआ है, ऐसी कई बातें मेरे पास आई हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर पूरी तरह से जिसको कहना है समग्र विकास नहीं हुआ, बड़ौदा को हक नहीं मिला। मैं समझता हूँ ये उपचुनाव बड़ौदा के हल्के की जनता को उनका हक दिलवाएगा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न निकलता है कि अभी आपको क्या लगता है भाजपा से कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है? ये अभी हम इस बात नहीं ऐसे इसमें कोई भी, मैं समझता हूँ भाजपा से एक साधारण सा कार्यकर्ता भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे भाई जगदीप जी आपने मेरा ही दिया कि आप हिंदुस्तान में सबसे सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर की जीत आपकी रही, ज़्यादा मार्जिन की। तो उसका कारण ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ा या मेरे कारण ये जीत हुई, जब क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बड़ा एकजुट होकर, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से करिश्माई नेतृत्व था उसके कारण ये हुई। अगर आज बड़ौदा हल्के का कार्यकर्ता ये ठान लेगा, कैंडिडेट कोई हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब वो ये ठान लेगा कि हमने बड़ौदा बाई इलेक्शन जीतना है तो हम जीतेंगे। जींद बाई इलेक्शन के आप साक्षी हो, आपकी मेरी मित्रता लगा लो, दोस्ती लगा लो, उस जींद बाई इलेक्शन के अंदर हुई थी। और जींद बाई इलेक्शन में आप भी कई बार आपकी मैंने वो देखी थी रिपोर्टिंग, आपको भी कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, फिर भी आपका मैं मुझे पता है भाई साहब, मैं तो बहुत गहराई से आपके वो सारे देखे, आपको भी नहीं लगता था कि ऐसा होगा निर्णय, लेकिन फिर भी आपकी बड़ी सपोर्ट हमारे को रही और उसका रिजल्ट आप देखिए कितना बड़ा मार्जिन आया। नहीं तो हैवी वेट नेता थे कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जी, जमानत भी 600 वोटों से बची थी। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जो इलेक्शन होगा बड़ौदा हल्का में शायद जातिवाद ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसी आधार पे हम टिकट का वितरण करें? मैं समझता हूँ ये खाली बड़ौदा में ही नहीं, ये हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश भर में ये जो जातिवाद है, मैं समझता हूँ किसी जाति का होना ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आपका किस परिवार में जन्म हुआ, मेरा किस परिवार के अंदर जन्म हुआ, ये होना तो कोई नहीं, लेकिन मेरे विचार और संस्कार मेरे को जाति के प्रति आग्रही या दुराग्रही करते हैं, या मेरी सोच वो करती है, वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस जाति व्यवस्था के कारण, इस जातीयता के भाई मेरी जाति सबसे श्रेष्ठ है और दूसरी जाति श्रेष्ठ नहीं है, इसी सोच के कारण हम वर्षों हमारा देश गुलाम रहा, पहले मुगलों के रहा, फिर अंग्रेजों के रहा। और हमें दुख इस बात का है आज़ादी के बाद भी जिसके पास सत्ता रही कांग्रेस के पास, उसने भी इस भेदभाव को दूर करने की बजाय उसमें बढ़ावा ही दिया, वोट बैंक की राजनीति की, जाति को जाति के सामने खड़ा करके उसी आधार पर कैंडिडेट खड़े करके इलेक्शनों को जिताया या हराया गया। कांग्रेस की उस सोच से, अंग्रेज़ों की उस सोच से, मुगलों की उस सोच से मैं इत्तेफाक नहीं रखता।
पहले भी लड़ाई झगड़े के कारण देश गुलाम हुआ। आज हमें आज के समय से बदलना चाहिए। आज हम भाग्यशाली हैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, वो हम समझते हैं कि उनको ये चीज़ें छू भी नहीं गई। हम इस दूषित वातावरण में उनको दिया, लेकिन आज उनको ये बातें छू भी नहीं गई। मैं चाहता हूँ कि आने वाला भविष्य हमारा अच्छा है और इस जात पात की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ये बड़ी संकीर्ण सोच है। किसी भी जाति में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है और उसी जाति में कोई व्यक्ति बहुत बुरा भी हो सकता है। इसलिए 100/100 एक जाति के लोग अच्छे नहीं हैं और 100/100 एक जाति के लोग बुरे नहीं। तो ये लोगों का एक अपने झगड़े को वो जातीय झगड़े में, अपनी राजनीति को जातीय राजनीति में उलझा देते हैं। ये बड़ा शेमफुल है। इसका नुकसान हम उठा चुके हैं। अब और नुकसान सहने की ताकत मैं समझता हूँ कम से कम हम लोगों में नहीं है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के राजनीति पक्ष विपक्ष सदा चलेगा। उन बातों को मैं कहता हूँ छोड़कर, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन इन चीज़ों में जातीय रंग नहीं आना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है। बड़ौदा हलके में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? बड़ौदा हलके की जनता को जो भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, जो अभी उनका विकास बाकी हलकों के मुकाबले से नहीं हुआ, मैं समझता हूँ ये हक इस बार उनको मिलना चाहिए। या फिर उसमें धारा 370 जुड़ेगी या फिर राम मंदिर जुड़ेगा, हिंदू मुस्लिम होगा? क्योंकि लोगों का कहना ये भी है कि भाई 2024 का इलेक्शन तो पीओके पे भी लड़ा जाएगा। अभी देखते रहो भाजपा ऐसे ऐसे काम करती है। नहीं, लड़ा जाएगा। पीओके पे लड़ने में क्या दिक्कत है? अगर कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसपे हमारे हिंदुस्तान का राइट है, अगर वो हम लेते हैं और लोग उसमें सराहना करते हैं, तो उसमें किसी के पेट में दर्द क्यों है? आज सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, किसी के पेट में दर्द है तो क्या कर सकते हैं? आज सीए हमारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जो इतने वर्षों से प्रताड़ित हमारे हिंदू शरणार्थी, पारसी, बौद्ध, सिख, ये सारे यहाँ पर थे, उनको उनका न्याय मिला। किसी के पेट में दर्द है तो क्या है? कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। धारा 370, किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो फिर क्या करें? आज राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, किसी के पेट में दर्द है तो हम क्या कर सकते हैं? आज 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कुल जीडीपी का 10% है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिया है। आज स्वदेशी का वो लोग आग्रह करते हैं। आज हम इंपोर्ट को सोचते हैं कि कम से कम किया जाए, हमारे देश में निर्मित चीज़ों का उपयोग किया जाए। इन चीज़ों से किसी का पेट दर्द होता है तो भले ही होता रहे, हम देशभक्ति छोड़ नहीं सकते, देश को गौरव देने वाले विषयों को छोड़ नहीं सकते। किसी को तकलीफ हो तो इसके विरोध में बोले, एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगे, हमारे से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगे। हमें इस बात का गौरव है कि हमने भारतीय सेना के गौरव, हमारे गौरव को, हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाया है। पाकिस्तान की गलत नापाक इरादों को, दुश्मन देशों के नापाक इरादों को उनके घर में घुस के मारा है। ये बात बोलते हुए हिंदुस्तान में किसी का पेट में दर्द होता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आम जनता एक कानून और चाहती है, कब उस पर अमल होगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून, उस पर आपका? अभी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, विपक्ष ने उन्हीं को ही उलझा के रखा। अभी आज देखते जाओ, अभी 3 तलाक को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कर दिया है, कल को मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देंगे। इतनी भ्रामक स्थिति उन्होंने फैला दी, इतना भ्रम फैला दी, और सारा अपोजिशन इस काम के अंदर लग गया कि जैसे कैसे मर्जी मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। भाई मोदी तो नहीं हटने वाला। मोदी तो इस देश के बच्चे बच्चे के, जन जन के अंदर, मन के अंदर, चाहे वो मीडिया से जुड़ा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी हो जिसके पास एक समय का भोजन है, एक समय का भोजन नहीं है, उसके मन में भी मोदी बस गया है। विपक्ष जितना मर्जी भ्रामक प्रचार कर ले और भ्रामक प्रचार में उलझा दिया। इस देश के फायदे के लिए जो भी कानून होगा, इस देश के भले के लिए जो भी काम होगा, वो मोदी जी जरूर करेंगे। वो किसी को प्रिय लगे या ना लगे, इस बात की कोई चिंता नहीं है। सर मज़ा आ गया सर आपका से इंटरव्यू लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई एक कहावत मैंने सुनी थी, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधारा नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज मैंने देशभक्ति का जो एक वो जो तेवर देखा मैंने संजय भाटिया जी में, बड़ा दिल खुश हो गया। और क्योंकि लोग ऐसे मुद्दों पर राजनीति करते हैं, लेकिन देशभक्ति से और ऐसे विषय से खून
उद्वेलित हुआ, मैंने आज पहली बार देखा, बड़ा अच्छा लगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू था, इस बारे में जनता क्या कहना चाहेगी और आगे देखते हैं बड़ौदा के में इलेक्शन में क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।